के कई साल बाद मनुष्य अंतरिक्ष स्टेशनों में भटकते हैं या दूसरे ग्रहों पर जाने की कोशिश करते हैं। डेमन नाम का एक आदमी और उसकी बेटी सी एक स्टेशन से जुड़े किराए के अंतरिक्ष यान में रहते हैं। हालांकि सी की मां की मृत्यु के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और डेमन को अकेले ही सी की देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन डेमन को एक जोखिम भरा लेकिन बहुत अच्छा वेतन वाला काम मिलता है। उन्हें एक बहुत कीमती रत्न खदान की तलाश के लिए एक विशेष विदेशी चंद्रमा पर जाने की जरूरत है। यह एक जोखिम भरा कदम है क्योंकि वहां का वातावरण बहुत जहरीला है, लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए वास्तव में पैसे की जरूरत है। सी चिंतित है क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन द्वारा इस लाइन को बंद करने से पहले उनके पास केवल 3 चक्र हैं और वे फंस सकते हैं, लेकिन डेमन वादा करता है कि काम खत्म करने के लिए यह पर्याप्त समय है। ठीक से आराम करने के बाद दोनों अंतरिक्ष यान में उड़ान भरते हैं। हालांकि उतरते समय अचानक एक तकनीकी खराबी उन्हें मार देती है और लैंडर को पंगु बना देती है। डेमन पैराशूट छोड़ता है और बहुत अधिक हिलने डुलने और बहुत तेज गति से गिरने के बाद अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सी नक्शा देखता है और उन्हें पता चलता है कि वे अपने मूल खोज स्थल से बहुत दूर उतर चुके हैं। शुक्र है उनके पास एयर फिल्टर लगे सूट हैं ताकि वे विषाक्तता की चिंता किए बिना खनन स्थल की तलाश कर सकें। वे किसी भी स्थिति के लिए एक राइफल भी साथ लाते हैं। वे कुछ देर इधर उधर घूमते हैं और अंततः वे एक पुराने खनन स्थल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए डेमन यह जांच करने का निर्णय लेता है कि कहीं पिछले लोगों ने कुछ छोड़ा तो नहीं। चाकू का उपयोग करके वह जमीन में एक छेद बनाता है और एक विशेष तरल पदार्थ फेंकता है। फिर अपना हाथ छेद के अंदर डालता है, एक सफेद बल्बनुमा द्रव्यमान निकालता है और सी को दिखाता है कि रत्न को निकालने के लिए इसे कैसे सावधानी से काटना चाहिए, अन्यथा बहुत खतरनाक तरल पदार्थ रत्न को नुकसान पहुंचाएगा। यदि वे सावधान नहीं हैं, तो यह तरल पदार्थ विस्फोट का कारण भी बन सकता है। सी को पता चलता है कि यह रत्न उनके सभी ऋणों को चुकाने के लिए काफी महंगा है। हालांकि जब वह अपने पिता से उनके जहाज पर वापस जाने और जाने के लिए कहती है तो डेमन मना कर देता है। वह समझाता है कि यहाँ कहीं रानी की खोह नामक कोई चीज है जो बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है जो उन्हें अमीर बना सकती है। दोनों मूल खुदाई स्थल को खोजने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन अचानक उन्हें क्षेत्र में 2 अन्य लोगों की आवाज सुनाई देती है। डेमन सी को चुपके से घूमने के लिए कहता है जबकि वह पुरुषों के पास जाता है, यह जानकर कि वे भी रत्नों की तलाश कर रहे हैं। एजरा और उसके साथी ने डेमन को मारा और उसे चोट पहुंचाने से पहले उसे गिरा दिया ताकि वह कबूल कर सके कि उसका जहाज कहाँ है। उन्हें वह जानकारी देने के बजाय डेमन उन्हें एक प्रस्ताव देता है। वह भाड़े के सैनिकों के एक समूह के लिए रत्नों का खनन कर रहा है जिन्होंने उसे काम पर रखा था, लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं तो वे भाड़े के सैनिकों को मार सकते हैं और रत्नों को अपने पास रख सकते हैं। जब वह रानी की खोह का उल्लेख करता है तो एजरा सौदा स्वीकार कर लेता है और तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब अन्य 2 मुड़ जाते हैं तो डेमन अपने संचार में फुसफुसाता है किसी को मौका मिलने पर उन पर घात लगाने के लिए कहे। बहुत सावधानी से सी जंगल के चारों ओर चुपके से घूमता है, हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करता है। जब पुरुष अपने उपकरणों की जांच करने के लिए रुकते हैं तो सी बाहर आता है और उन पर राइफल तानता है। डेमन तुरंत प्रतिक्रिया करता है जिससे वे अपने हथियार और बैग गिरा देते हैं। फिर डेमन एजरा से बंदूक चुरा लेता है और उसका इस्तेमाल करके उसे अपना छोटा सा बक्सा खोलने के लिए मजबूर करता है। अंदर डेमन और भी रत्न पाकर खुश होता है और वह उन्हें चुराने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक एजरा का साथी प्रतिक्रिया करता है और वह और डेमन एक दूसरे को एक साथ गोली मार देते हैं। एजरा का साथी जमीन पर गिर जाता है जबकि डेमन दर्द से छटपटा रहा होता है, लेकिन एजरा अपनी बंदूक वापस ले लेता है और उसे भी मार देता है। भयभीत सी जंगल में भागती है, केवल एक बार सांस लेने के लिए रुकती है। आखिरकार वह अपने अंतरिक्ष यान में वापस आती है और उड़ान भरने की कोशिश करती है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है और सिस्टम काम नहीं करता है। कमरे को धुएं से भरते हुए, यह न जानते हुए कि और क्या करना है, सी पेड़ों को देखकर, संगीत सुनकर, अपनी नोटबुक पढ़कर और अपनी माँ की तस्वीर देखकर खुद को व्यस्त रखती है। वह अंतरिक्ष यान के आसपास भोजन की तलाश करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ केवल कुछ ही टुकड़े बचे होते हैं। कुछ घंटों के बाद सी अचानक शोर सुनती है और जल्दी से राइफल निकालती है और देखती है कि एजरा अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर रहा है। वह जल्दी से गोली चलाती है और उसके हाथ पर चोट करती है, लेकिन उसके पास उसे मारने के लिए हिम्मत नहीं है। इसलिए वह उसे एक मेडिकल किट देती है और उसे एक सौदा पेश करती है। वह उसे अपने जहाज पर ले जाएगा और इस चंद्रमा से बाहर ले जाएगा या वह उसे मार डालेगी। एजरा उसके घाव की देखभाल करने के लिए आगे बढ़ता है जबकि वह बताता है कि उसने भी अपना जहाज खो दिया है
लेकिन वह एक अलग सौदा पेश करता है। वह डेमन होने का नाटक कर सकता है और उसके साथ रानी की मांद में जाकर भाड़े के सैनिकों को धोखा दे सकता है, रत्नों को बराबर बांटने का वादा कर सकता है। सी के पास स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद दोनों फिर से जंगल में जाते हैं और सी एजरा को बंदूक की नोक पर रखते हुए आगे चलने के लिए कहती है। एजरा बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन सी उसे अपना नाम बताने या खदान के स्थान के साथ नक्शा दिखाने से इनकार कर देती है। वह भाड़े के सैनिकों के बारे में पूछने के लिए विषय बदल देता है, लेकिन वह यह जानकर निराश हो जाता है कि डेमन ने सी को कुछ नहीं बताया, यह बताते हुए कि वह एक बुरा पिता था अगर वह अपनी बेटी पर इतना भरोसा नहीं कर सकता था, फिर भी उसे साथ लाया। कुछ क्षण बाद जब वे आराम करने और सूट के फिल्टर बदलने के लिए रुकते हैं तो एजरा को पता चलता है कि उसका घाव और भी खराब हो रहा है। फिर वे जंगल को पार करते रहते हैं, जबकि एजरा कहानी सुनाता है कि उसका जहाज कैसे टूट गया, लेकिन अचानक सी लड़खड़ा जाती है और बंदूक गिरा देती है। भयभीत होकर वह उसे उठाती है और एजरा की ओर फिर से तानने की जल्दी करती है, लेकिन वह कभी कुछ करने की कोशिश नहीं करता। कुछ मिनट बाद एजरा को फिर से आराम करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उस समय उन्हें दूरी में एक आकृति दिखाई देती है और एजरा बताता है कि यह एक बसने वाला है, उन कुछ मनुष्यों में से एक जिसने यहाँ रहना चुना है। वह परेशानी से बचने के लिए सी को बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है और इससे बसने वाला बिना कुछ कहे चला जाता है। हालांकि एजरा कहता है कि उन्हें उसका पीछा करना चाहिए क्योंकि उन्हें उसकी मदद की जरूरत होगी। पता चलता है कि ग्रह की जहरीली धूल उसके घाव में घुस गई है और यह सड़ रहा है, इसलिए उसे दवा की जरूरत होगी। एजरा के हर पल कमजोर होने के साथ दोनों जंगल में अजनबी का पीछा करते हैं जब तक कि उन्हें वह छोटी बस्ती नहीं मिल जाती जहां वह रहता है। एजरा मदद मांगने से पहले पारंपरिक संकेत बनाता है और दूसरी भाषा में कुछ शब्द कहता है और बसने वाले उसे जाने देते हैं, लेकिन केवल तभी जब वे अपने हथियार पीछे छोड़ दें। सी को यह पसंद नहीं है, लेकिन अगर एजरा मर जाता है तो वह भाड़े के सैनिकों से नहीं लड़ सकती, इसलिए वे तंबू में प्रवेश करने से पहले झाड़ियों में हथियार छिपा देते हैं। अंदर सी और एजरा नेता की कहानी और उसकी बेटी द्वारा बनाए गए खराब संगीत को सुनकर उसे खुश करते हैं, दिखावा करते हैं कि वे इसका आनंद ले रहे हैं। उन्हें जूस भी दिया जाता है जिसे वे जल्दी से पी लेते हैं क्योंकि यह धूल को खत्म करने में मदद करता है। फिर एजरा एक मेडिकल किट और शायद कुछ फिल्टर रिफ्रेशर्स मांगता है और बसने वाले एक बॉक्स लाते हैं, लेकिन एजरा अंदर रत्न पाकर चौंक जाता है। यह पता चलता है कि नेता सी को खरीदना चाहता है क्योंकि बसने वालों की मां खो गई है और उसे फिर से बसने के लिए एक नई महिला की जरूरत है। भयभीत सी तुरंत तंबू से बाहर निकलती है, हथियार पकड़ती है और जंगल में भागना शुरू कर देती है। एक बसने वाला उसका पीछा करता है और जब वह लड़खड़ाती है तो वह आदमी तुरंत उस पर कूद पड़ता है। अचानक टेंट से आने वाली आवाज से पता चलता है कि लड़ाई चल रही है और उस आदमी का ध्यान भटक जाता है, इसलिए सी अपने फिल्टर मास्क को हटाने और उसे दूर धकेलने का मौका लेता है। कई घंटों तक सी बिना यह जाने इधर उधर भटकती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। इससे भी बदतर तब होता है जब वह अपना बैग चेक करती है, उसे पता चलता है कि कोई फिल्टर नहीं बचा है। जब वह इधर उधर घूमती है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पता चलता है कि यह जमीन पर एक अजीब शोर करने वाला पौधा है। वह जितना ज्यादा चलती है उसके लिए सांस लेना उतना ही मुश्किल होता जाता है और एक पल के लिए उसे लगता है कि वह बच नहीं पाएगी। अचानक वह संचार के जरिए एजरा की आवाज सुनती है और शोर का पीछा करती है जब तक कि उसे जंगल के बीच में एक टेंट नहीं मिल जाता। जैसे ही वह अंदर झांकती है, एजरा उसे अंदर खींच लेता है और उसे अपना हेलमेट उतारने के लिए कहता है क्योंकि वह यहाँ सांस ले सकती है। वह उसे कुछ खाने का सामान भी देता है और एक एहसान मांगने से पहले उसे बंदूक वापस देकर उसे आश्चर्यचकित करता है। संक्रमण फैल रहा है, इसलिए अगर वह मरना नहीं चाहता तो उन्हें उसका हाथ काटना होगा। जब वह कसम खाता है कि वह सी को बसने वालों को नहीं बेचेगा तो वह मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। एजरा उसके हाथ में सुन्न करने के लिए एक दवा इंजेक्ट करता है, फिर सी को एक छोटी इलेक्ट्रिक आरी थमाता है, उसे तीव्रता के विभिन्न स्तरों के बारे में बताता है ताकि वह जान सके कि त्वचा पर कौन सी आरी का इस्तेमाल करना है और हड्डी पर कौन सी आरी का। जबकि एजरा बिना घबराए या बेहोश हुए दर्द को सहने की पूरी कोशिश करता है, सी हमेशा शांत रहते हुए बहुत जल्दी उसका हाथ काट देता है। एजरा इस बात से हैरान है, इसलिए जब वह घाव को जलाती है तो सी बताती है कि वह एक बार एक ऐसे ग्रह पर थी जहां उसे अंगों को निकालने के लिए विशाल मृत जानवरों के अंदर भेजा गया था, क्योंकि वह इतनी छोटी थी कि वहां से गुजरकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकती थी। इसके बाद
वे टेंट से यथासंभव अधिक से अधिक आपूर्ति इकट्ठा करते हैं और दोनों फिर से जंगल में जाते हैं। इस बार सी एजरा से बात करती है और उसे अपना नाम भी बताती है। वह बताती है कि वह जो नोटबुक लेकर जाती है वह उसकी पसंदीदा किताब है जो उसने कुछ समय पहले खो दी थी और अब वह याददाश्त से कहानी लिख रही है। जब तक वे खुदाई स्थल पर पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है और भाड़े के सैनिक पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। उनके पास अपना जहाज है और एक पारदर्शी बॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी भी है जिसे फांसी के लिए पकड़ लिया गया है। भाड़े के सैनिकों को नहीं पता कि उसने क्या किया, उन्हें केवल उसे यहाँ लाने के लिए भुगतान किया जाता है। एजरा डेमन होने का नाटक करता है और एक भाड़े के सैनिक द्वारा उसकी बंदूक छीन लेने के बाद वह देर से आने के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन भाड़े के सैनिक संगीत बजाकर या हवा में गोली चलाकर उसे बाधित करते रहते हैं। जब वह आखिरकार बोल पाता है तो एजरा एक प्रस्ताव देता है। अगर भाड़े के सैनिक उसे अपने साथ ले जाते हैं तो वह मूल रूप से तय किए गए वेतन से कम वेतन स्वीकार करेगा, अन्यथा वे खुदाई नहीं करेंगे। पहले तो नेता मना कर देता है और जब सी अपने रसेन जहाज को ठीक करने के लिए कम से कम कुछ पुर्जे मांगने की कोशिश करती है तो भाड़े के सैनिकों में से एक उसे धमकाने के लिए जमीन पर धकेल देता है। एजरा डरता नहीं है और उन्हें फिर से याद दिलाता है कि सिर्फ वही जानता है कि कहां और कैसे पहुंचना है, रत्नों को बाहर निकालता है। इसलिए भाड़े के सैनिक उन्हें हिस्से उधार देने के लिए सहमत हो जाते हैं। क्रोधित व्यक्ति सी को छोड़ देता है, लेकिन एजरा के फिल्टर के साथ भी छेड़छाड़ करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे पता है कि कौन प्रभारी है। फिर एजरा रत्नों को निकालने के लिए उन बलबनुमा बोरों को निकालना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से उसे अपने बाएं हाथ से काम करने की आदत नहीं है और वह गड़बड़ करता रहता है, जिससे तरल रत्नों को बर्बाद कर देता है। कुछ असफल प्रयासों के बाद भाड़े के नेता ने उसे बाहर बुलाया, इसलिए सी बीच में आ गई और फिर से कोशिश की। दुख की बात है कि वह भी असफल हो गई और नेता ने सौदा रद्द कर दिया। इस प्रकार एजरा ने नेता को टखने पर चोट पहुंचाने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया। फिर वह उस आदमी के चेहरे को तब तक जमीन पर धकेलता है जब तक वह मर नहीं जाता। उस समय अन्य भाड़े के सैनिक दिखाई देते हैं और सी उनके ध्यान में आने से पहले कुछ खतरनाक तरल को हथियाने में कामयाब हो जाता है। एजरा यह दिखावा करने की कोशिश करता है कि यह एक दुर्घटना थी, लेकिन भाड़े के सैनिक फिर से ऐसे स्वर में संगीत बजाते हैं जिससे उनके कान दुखते हैं। जब एक गार्ड करीब आता है और नेता के टखने पर घाव को देखता है तो सी तरल पदार्थ को जमीन पर फेंक देता है और एक छोटा विस्फोट करता है जिससे सभी लोग अंधे हो जाते हैं। जैसे ही भाड़े के सैनिक गोली चलाते हैं, एजरा और सी नेता का हथियार वापस ले लेते हैं और झाड़ियों में छिपने के लिए भाग जाते हैं। फिर एजरा एक गार्ड को गोली मारता है, इससे पहले कि वह और सी भाग जाएं, क्योंकि दूसरा भाड़े का सैनिक उनके पीछे आता है। वे जंगल में भागते हैं और एजरा को पता चलता है कि उनके पास गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए वे आने वाले गार्ड पर घात लगाने की योजना बनाते हैं। उस समय भाड़े का सैनिक उनके कानों को फिर से चोट पहुंचाने के लिए संगीत बजाता है और जब वह उन्हें दर्द में चिल्लाते हुए सुनता है तो गोली चलाता है। सी तुरंत ध्यान भटकाने के लिए भागना शुरू कर देता है, लेकिन चूंकि भाड़े का सैनिक उसे नहीं देखता है इसलिए सी वापस आता है और फिर से भागने से पहले उसे जमीन पर धकेल देता है। जब भाड़े का सैनिक खड़ा होता है और हमला करता है तो वह एजरा को चाकू मार देता है और अब वह उसे खनन उपकरण से कई बार तब तक चाकू मारता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। सी एजरा को देखने के लिए वापस आती है और उसके साथ अपना फिल्टर शेयर करती है, लेकिन वह बताता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे भाड़े के सैनिक की बंदूक पकड़ने और भागने के लिए कहता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद सी हथियार पकड़ती है और वापस खदान में भागती है, जहां वह एक मेडिकल किट उठाती है। वहां एक अंतिम भाड़े का सैनिक है जो उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि बड़ा आदमी बॉक्स से भाग गया है और उसे मारने के लिए गार्ड पर कूद जाता है। इस बीच सी जंगल में वापस भागती है और एजरा के घाव की देखभाल करने के लिए मेडिकल किट का उपयोग करती है। फिर वह उसे अपने साथ वापस खदान में खींचती है और जब वे वहां खड़े बड़े आदमी को अनदेखा करते हैं तो वे भाड़े के सैनिक के जहाज में प्रवेश करते हैं और अंत में समय समाप्त होने से ठीक पहले स्टेशन पर पहुंचते हुए चंद्रमा को छोड़ देते हैं। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें।